जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और एक बार फिर आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं क्लास 10th में बायोलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने के लिए, और जिस टॉपिक का नाम है आनुवांशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल। तो देखिए, मेंडल ने आनुवांशिकता के जो सिद्धांत थे उसके बारे में बताया था, और उन्होंने यह बताया कि जितने भी कारक होते हैं वो जोड़ों के रूप में या युग्म के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से उसी युग्म या जोड़ के रूप में गुणसूत्र भी पाए जाते हैं। जैसे देखिए, पिता है कोई, ठीक है, या कह लीजिए पुरुष, उसमें एक जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, वो होता है XY। और माता है, ठीक है, इसे हम महिला में पाए जाने वाले गुणसूत्र होते हैं X। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जानिए कि मेल में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो टोटल होती है 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें कि 22 जोड़े लिख सकते हैं। 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं वो XX के होते हैं। 22 जोड़े गुणसूत्र XX के होते हैं, और 23वां जोड़ा जो होता है, 23वां जोड़ा जो होता है वो मेल में XY होता है। ठीक है, तो 22 जोड़े गुणसूत्र XX के होते हैं, ठीक है, और 23वां जोड़ा जो होता है वो XY का होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 22 गुणे 2 44, ठीक है, और 1 गुणे 2 आपका जो है, और ये आपका 1 गुणे 2 आपका ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 2 हो जाता है। तो इस प्रकार टोटल गुणसूत्र 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। टोटल गुणसूत्र कितने हो जाते हैं? 46। तो 23वां जोड़ा यदि, तो ये आपका पुरुष में हो जाता है। ठीक है, यदि 23वां जोड़ा जो है XX हो जाता है तो 22 जोड़े XX के होते हैं, और 23वां जोड़ा भी XX का हो जाता है, तो 46 के 46 गुणसूत्र क्या हो जाते हैं? वो XX के हो जाते हैं। तो इस प्रकार होने वाली संतान पुत्री होती है। होने वाली संतान क्या होती है? पुत्री। और ये आपकी संतान कौन सी होगी? पुत्र होगी। तो इस प्रकार से आप जानते रहिएगा। ठीक है, तो टोटल जो है 46 गुणसूत्र होते हैं, और 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं XX के होते हैं, वो माता भी में भी वही रहते हैं, पिता में भी वही होते हैं। ठीक है, तो ये आपका मेल में है, ये आपका मेल में, और ये फीमेल में। ठीक है, तो 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं वो दोनों में इक्वल होते हैं, और मेल में 23वां जोड़ा XY का हो जाता है, और फीमेल में 23वां जोड़ा जो होता है वो XX का ही रहता है। इस प्रकार फीमेल में 46 गुणसूत्र XX के हो जाते हैं। ठीक है, जिस होने वाली संतान पुत्री कहलाती है। और यहां पर 46 गुणसूत्र भी हो जाते हैं, और लेकिन 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र का होता है XY का होता है। ये जो 2 गुणसूत्र होते हैं ये X और Y के होते हैं। ठीक है, ये XY के होते हैं। तो इस प्रकार जो है ये होने वाली संतान क्या हो जाती है? पुत्र हो जाती है। तो ये थोड़ा हमने आपको गुणसूत्र के बारे में आपको बताया। तो इस प्रकार आप ये जानिए, इस प्रकार आप ये जानेंगे कि ये जब X और X, तो आपको ये हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पिता और माता दोनों के प्रत्येक जोड़ों से एक एक गुणसूत्र आपस में जुड़ते हैं और एक नए गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। एक नए गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक नए गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार माता पिता के जो गुणसूत्र होते हैं, उनके जो जोड़े होते हैं गुणसूत्रों के, उन्हीं के प्रत्येक जोड़े से एक एक गुणसूत्र जो है अलग होकर नई संतान वाली जो नई संतान होती है उसमें वे गुणसूत्र जाते हैं। और इन गुणसूत्रों में ही जो है कारक उपस्थित होते हैं। इनमें ही कारक उपस्थित होते हैं, इन गुणसूत्रों में ही कारक उपस्थित होते हैं, और इन कारकों को ही वर्तमान में जीन्स कहा जाता है। वर्तमान में हम क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं, जीन्स। ठीक है, इन्हें जीन्स कहा जाता है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है जीन से आप क्या समझते हैं? तो जीन जो होते हैं वो हमारे गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमें हमारे माता पिता से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो माता पिता से प्राप्त होने वाले जो गुणसूत्र होते हैं, जैसा कि मैंने आपको समझाया, ये माता पिता के प्रत्येक जोड़े से गुणसूत्र जो है अलग होते हैं, और जो है नए गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, और वह नए गुणसूत्र, नई होने वाली संतान में या नया
गुणसूत्र पाया जाता है, ये नया गुणसूत्र पाया जाता है। और इस गुणसूत्रों में क्या पाए जाते हैं? कारक पाए जाते हैं, और उन कारकों को ही वर्तमान में जीन्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? जीन्स कहा जाता है। और ये जीन्स जो है ये गुणसूत्र में ही पाए जाते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो गुणसूत्र होते हैं वो जीन्स से बने होते हैं या गुणसूत्रों में ही जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको जीन्स के बारे में बताया। ठीक है, नेक्स्ट आप ये जानिए कि जो गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, उनमें आनुवांशिक लक्षण, इन जीन में क्या पाए जाते हैं? आनुवांशिक लक्षण पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है ये होने वाली संतान पुत्री है, चूंकि XX गुणसूत्र है, और ये होने वाली संतान पुत्री है। ठीक है, तो जब हम इन होने वाली संतानों को हम देखते हैं तो हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ये होने वाली संतानें जो हैं इनमें कुछ न कुछ माता पिता से समानताएं पाई जाएंगी। ठीक है, समानताएं पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे हम हैं तो हमारे माता पिता होते हैं, तो हमारे माता पिता से हम में कुछ न कुछ समानताएं पाई जाती हैं। ठीक है, नहीं चाहे लंबाई में हो, चाहे एक बनावट में हो, या आवाज में हो, तो किसी न किसी टाइप से समानताएं पाई जाती हैं, और वो समानताएं ही आनुवांशिकता कहलाती है। वह समानताएं ही, तो आप जान लीजिए कि माता पिता से उनकी संतानों में जाने वाले लक्षण आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं, या उनको जेनेटिक कैरेक्टर कहते हैं। और वे लक्षण जो होते हैं वो संतानों में जो है माता पिता से के गुणों या लक्षणों से समानताएं प्रदर्शित करते हैं, और उन लक्षणों की वह समानताएं ही आनुवांशिकता कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो माता पिता हैं इनके लक्षण इनमें पाए जाएंगे, तो उन लक्षणों की जो समानताएं होती हैं माता पिता से, इन संतानों में जो माता पिता से जो समानताएं, गुणों में समानताएं होती हैं, उसे ही आनुवांशिकता कहा जाता है। ठीक है, उसे ही आनुवांशिकता कहा जाता है। और इनमें उपस्थित जो मटेरियल होते हैं, जो लक्षण होते हैं, उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। आनुवांशिक, चूंकि माता पिता से इनमें लक्षण आते हैं तो उन लक्षणों को ही आनुवांशिक लक्षण कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, और ये जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं ये पाए किस में जाते हैं? ये आनुवांशिक लक्षण ही हम कह सकते हैं जीन्स होते हैं। ठीक है, और ये पाए किस में जाते हैं? ये पाए जाते हैं आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं वो डीएनए के रूप में होते हैं। वो किसके रूप में होते हैं? डीएनए के रूप में होते हैं। डीएनए क्या है? यह आनुवांशिक पदार्थ है, इसे हम आनुवांशिक पदार्थ कहा गया, इसे आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको बताना है आनुवांशिक पदार्थ। तो हमने बताया आपको कि गुणसूत्र हैं, और गुणसूत्रों में माता पिता के लक्षण जो है उनकी संतानों में स्थानांतरित होते हैं, और उन लक्षणों को ही आनुवांशिक लक्षण कहा गया। भाई जो लक्षण हमारे अंदर माता पिता से हमारे अंदर पाए जाएंगे वो आनुवांशिक लक्षण कहलाएंगे, और वही लक्षण जो हमारे अंदर पाए जाएंगे वो हमारे आने वाली पीढ़ियों में भी वही लक्षण स्थानांतरित होंगे। तो ऐसे लक्षण ही आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार वो लक्षण जो होते हैं वो डीएनए में पाए जाते हैं, आनुवांशिक पदार्थ जिसे कहते हैं। तो हम गुणसूत्रों में डीएनए जो है ये गुणसूत्र है, ये क्या है? ये गुणसूत्र है, और इस गुणसूत्र में आनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं? तो डीएनए होते हैं। ठीक है, जिसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इस प्रकार डीएनए जो है वो एक आनुवांशिक पदार्थ है जो गुणसूत्र में पाया जाता है। ठीक है, चलिए हम डीएनए के बारे में अब आपको बताएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आनुवांशिक पदार्थ के बारे में पूछा जाएगा, तो इतनी ये सारी बातें आप बताएंगे। अब इसके पश्चात हम आपको बताएंगे डीएनए के बारे में। डीएनए के बारे में आपको कंप्लीट बताएंगे, क्योंकि हमने हेडिंग डाला है आनुवांशिक पदार्थ, तो हमको आपको केवल डीएनए के बारे में बताना है। ठीक है, ये तो हमने आपको आनुवांशिक पदार्थ को समझाने के लिए, बताने के लिए आपको इतना सारा समझाने का, इन सब चीजों से समझाने का प्रयास किया हमने। ठीक है, नेक्स्ट अब डीएनए हम हेडिंग डालेंगे डीएनए। ठीक है, डीएनए, और यह क्या है? यह आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यह एक आनुवांशिक पदार्थ है, यह एक आनुवांशिक पदार्थ है।
ठीक है, यह एक आनुवांशिक पदार्थ है। चलिए आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है, और ये कुछ पौधों एवं जंतुओं, ठीक है, जैसे विषाणुओं को छोड़ दीजिए तो सभी में यह एक आनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। किसको किसको हम छोड़ दें, कुछ पौधे हैं, कुछ पौधे जैसे विषाणु या तथा कुछ जीवों को छोड़कर शेष सभी जीवों में यह एक आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। सभी जीवों में एक आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। यह आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए जो है ये कोशिका द्रव्य में गुणसूत्र के रूप में फैला रहता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए एक कोशिका द्रव्य में, उस जो जीव द्रव्य होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो जीव द्रव्य होता है उसमें यह गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए जो है ये प्रोटीन्स के साथ मिलकर, ठीक है, ये गुणसूत्र का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए जो होता है वो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में रहता है और ये प्रोटीन्स के साथ मिलकर गुणसूत्र के फॉर्मेशन में मदद करता है, ठीक है। तो गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है, ठीक है। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह जीवद्रव्य में गुणसूत्र के रूप में ही पाया जाता है, ठीक है। यह हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये हम डीएनए के बारे में बता रहे हैं। और अब डीएनए के हम कुछ इसके और हम गुण बताना चाहेंगे कि इसके और क्या क्या गुण होते हैं। ये तो हमने डीएनए के बारे में बताया कि यह एक आनुवांशिक पदार्थ है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसकी स्थिति क्या होती है और यूकैरियोटिक कोशिका में इसकी स्थिति क्या होती है। नेक्स्ट देखिए डीएनए क्या है, इसके गुणों को हम बताने का प्रयास करेंगे आपको, ठीक है। पहला हम लिख लेंगे यह एक आनुवांशिक पदार्थ है, यह एक आनुवांशिक पदार्थ है, आनुवांशिक पदार्थ है। यह आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण में सहायक है, स्थानांतरण में सहायक है, स्थानांतरण में सहायक है, ठीक है। तो इस प्रकार सहायक है। तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवांशिक सूचनाओं के स्थानांतरण में सहायक होता है, ठीक है, क्योंकि यह एक आनुवांशिक पदार्थ है। नेक्स्ट सेकंड हम गुण लिख सकते हैं, यह एक ऐसा अणु है जो स्व प्रतिकीर्ति द्वारा, प्रतिकीर्ति मीन्स सेल्फ रेप्लिकेशन, स्वप्रतिकीर्ति के कारण या सेल्फ रेप्लिकेशन के कारण अपने समान अणु के निर्माण में सहायक है, ठीक है। यह एक ऐसा अणु है, डीएनए एक ऐसा अणु है जो अपने समान अणु के निर्माण में सहायक करता है, अपने समान अणु की संरचना के निर्माण में हेल्प करता है, मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा डीएनए का प्रमुख गुण क्या है, यह प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से
कोशिका की सभी जैव क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैव क्रियाओं को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यह कोशिका की सभी जैव क्रियाओं को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, नियंत्रित करता है कह लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यह सभी प्रकार के आरएनए, ब्रैकेट में mRNA कह लीजिए, या tRNA या rRNA, ठीक है, आदि के संश्लेषण में सहायक है, संश्लेषण में सहायक है, में सहायक है, तथा डीएनए के आदेश से ही आरएनए विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स का संश्लेषण करते हैं, संश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रमुख बिंदु है। यह सभी प्रकार के आरएनए, आरएनए आदि के संश्लेषण में सहायक है, चाहे वो मैसेंजर आरएनए हो, mRNA हो, या tRNA ट्रांसफर आरएनए हो, या राइबोसोमल आरएनए हो। सभी प्रकार के आरएनए का संश्लेषण इस डीएनए के द्वारा होता है, और डीएनए के संदेश से ही आरएनए विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स का संश्लेषण करता है। ये मुख्य पॉइंट्स है। ठीक है, नेक्स्ट 5th पॉइंट, डीएनए एक अस्थायी अणु है जिससे इसमें उत्परिवर्तन तथा आनुवंशिकी परिवर्तनों की संभावना कम रहती है, की संभावना कम रहती है। नेक्स्ट 6th है, इसमें द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है, जिस कारण यह पुत्री कोशिकाओं में, पुत्री मतलब संतान कोशिकाओं में, पुत्री कोशिकाओं में समान रूप से विभाजित होकर वितरित होता है। तो इस प्रकार से हमने आपको ये बताया, लास्ट पॉइंट है, इसमें डीएनए में द्विगुणन की क्षमता होती है। ठीक है, तो जिस क्षमता के आधार पर, ठीक है, यह पुत्री कोशिकाओं में समान रूप से विभाजित होकर वितरित होता है। ठीक है, तो ये समान रूप से विभाजित होकर पुत्री कोशिकाओं मतलब जो नई संतान की कोशिकाएं जो बनती है उसमें यह समान रूप से विभाजित होता है। तो ये डीएनए का प्रमुख गुण है।
तो आनुवांशिक पदार्थ, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जिसके बारे में प्रमुख गुणों के बारे में हमने बताया और हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि आनुवांशिक पदार्थ है क्या। ठीक है, अब आनुवांशिक वाहक, तो डीएनए किस में पाए जाते हैं? डीएनए पाए जाते हैं गुणसूत्र में। किस में पाए जाते हैं? गुणसूत्र में। तो गुणसूत्र स्वयं आनुवांशिक वाहक है, आनुवांशिक वाहक है। तो ये आप जान लीजिए कि गुणसूत्र क्या है? आनुवांशिक वाहक है। क्यों आनुवांशिक? गुणसूत्र आनुवांशिक वाहक है क्योंकि गुणसूत्रों के द्वारा ही माता पिता से उनकी संतानों में ये डीएनए स्थानांतरित होते हैं। तो डीएनए में कारक होते हैं हम कह लेते हैं, या डीएनए में लक्षण होते हैं, ये हम कह सकते हैं कोडॉन्स के रूप में। तो डीएनए में ही लक्षण या कारक होते हैं, तो उन कारकों को ही जीन कहते हैं। तो जीन उपस्थित होते हैं डीएनए में, ठीक है, और डीएनए उपस्थित होता है गुणसूत्र में। तो गुणसूत्र जो है वो आनुवांशिक पदार्थों का क्या है? वाहक है। ठीक है, तो गुणसूत्र ही विभाजित होते हैं, विभाजन होता है और उसके विभाजित होने से ही पुत्री कोशिकाओं में या संतान कोशिकाओं में डीएनए बराबर रूप से स्थानांतरित हो जाते हैं, वितरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार गुणसूत्र आनुवांशिक वाहक है और डीएनए क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो ये हमने आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया और मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक।